आज का लेक्चर होने वाला है किरचॉफ के नियम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों के लिए आपको तैयार करने हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि किरचॉफ ने ये नियम दिए क्यों। असल में दिक्कत ये आ रही थी कि सिंपल परिपथ को तो हम इजीली सॉल्व कर पा रहे थे ओम के नियम से। एक साधारण सा सर्किट है, उसमें एक बल्ब लग रहा है, उसको आप एक बैटरी लगा रहे हो, ये सिंपल सर्किट है, इसको आप आराम से ओम के नियम से सॉल्व कर रहे थे। लेकिन दिक्कत ये आ रही थी, समय के साथ हम ये देख रहे थे कि जो परिपथ है वो जटिल होते जा रहे हैं। जैसे आज आपके सिंगल मोबाइल फ़ोन में आप नोटिस करो कि कितने सारे परिपथ उससे जुड़े रहते हैं। वो डिस्प्ले को भी चार्जिंग देता है, या फिर उसको स्पीकर को भी बिजली देनी पड़ती है, या फिर उसको जो आपका कैमरा होता है उसको भी क्या करना पड़ता है, इनहेंस एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये परिपथ जिनमें बहुत सारी शाखाएं निकल रही थी, बहुत सारे परिपथ, एक ही परिपथ में कई कई बैटरी जुड़ रही थी, ये जटिल परिपथ कहलाते हैं, ठीक है। ये आसान परिपथ नहीं होते हैं। तो आसान परिपथों को तो आप ओम के नियम से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन जब जटिल परिपथ की बात आई, मुश्किल परिपथों की बात आई, तो ओम का नियम काफ़ी नहीं था। तो इसके लिए किरचॉफ ने मेहनत की और उसने दो नियम दिए, दोनों गजब के नियम है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ जाएंगे। पहला नियम, या जिसको हम संधि का नियम या फिर किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं। देखो, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें थोड़ा सा समझाना होगा, देखो समझो। मान लो आप अच्छी तरीके से इसको और समझेंगे, ठीक। जैसे कि आप ये नोटिस करना, एक परिपथ है ना, ये संधि है मान लो, है जो भी संधि का मतलब जोड़ होता है, ये अब ये आप नोटिस करो कि मान लो आपसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो करंट जा रहा है वो 2 एम्पियर का जा रहा है, यहाँ आपका करंट जा रहा है 1 एम्पियर का, यहाँ आपका जा रहा है 2 एम्पियर का। तो अगर आपसे कहा जाए 2 एम्पियर इधर से आ रहा, 1 एम्पियर इधर से आ रहा, 2 एम्पियर इधर से आ रहा, तो टोटल कितने एम्पियर का करंट बनेगा? जितने का बनेगा बस मुझे ये बताओ, इस तार में से कितना करंट जाएगा। तो आप क्या कहोगे, सर 2 यहाँ से आ रहा, 1 यहाँ से आ रहा, 2 यहाँ से आ रहा, तो टोटल करंट कितना होगा? 5 एम्पियर। तो यहाँ से जाएगा कितना? 5 एम्पियर। यही तो है किरचॉफ का पहला नियम। उसने यही कहा था कि किसी संधि पर जितना करंट आता है उतना चला जाता है, या फिर किसी संधि पर जितनी भी धाराएं मिलती हैं उन सब का बीजगणितीय क्या होता है? शून्य होता है। और अच्छी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। देख, हम किसान परिवार से हैं और आप भी अपने अपने बैकग्राउंड से होंगे, बट एक छोटा सा एक आपको ना क्वेश्चन देके बताता हूँ। देखो, मान लो यहाँ पे एक एक नाली है, मतलब आपकी भाषा में नाली कहते हैं, हमारे यहाँ खाड़ कहते हैं ना। तो एक रास्ता है जहाँ से पानी जाना है, ठीक है। एक खेत है जो कि बड़ा बुरी तरीके से सूख रहा है। अब चूंकि इस खेत की ट्यूबवेल ख़राब हो गई है, बट अब क्या करना है, अब आपको इसमें पानी चलाना है और जल्दी से जल्दी पानी चाहिए आपको। तो आपने क्या किया, 3 ट्यूबवेल है, एक इधर, एक यहाँ, एक यहाँ। आपने कहा तीनों ट्यूबवेल का पानी खोल देते हैं। इधर से पानी आ रहा मान लो W1, इधर से पानी आ रहा W2, इधर से आ रहा पानी W3। बताओ, अगर इधर पानी जा रहा है तो मान लो W जा रहा है, तो आप ये नहीं कहोगे, मैं आपसे पूछूं बताओ W कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, सर ये प्लस ये प्लस ये, यानी कि कितना कहोगे, W1 प्लस W2 प्लस W3। इसका मतलब जितना पानी आया उतना पानी चला गया, यानी कि जितनी जल धारा आई उतनी जल धारा चली गई। ऐसे ही अगर परिपथ की बात करते हैं तो परिपथ में भी तो सेम यही बात हो रही है भाई, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है, यही तो कहा था। देखो, अब इसको बनाते हैं डायग्राम को, है ना। पेपर में आपको कैसे बना के आना, एक तार ये हुआ, ठीक है, एक तार ये हुआ, ठीक है, एक तार ये हुआ, ऐसे, ठीक है। और अब आप देखो, यहाँ की बात करते हैं, एक तार ये रहा, है ना, ऐसे। तो मान लो इधर से करंट जा रहा है I1, यहाँ से करंट जा रहा है मान लो I2, ठीक है, यहाँ से करंट जा रहा है I3। अब यहाँ आप बताओ मुझे, यहाँ जो करंट है, मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ जो करंट है वो है आपका I4, यहाँ जो करंट है आपका वो I5 है। बस अब मुझे आप एक बात बताओ, आने वाला करंट कितना है? सर I1, I2 और I3, यानी कि आने वाला जो करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तो है आने वाला करंट। और जाने वाला करंट कौन कौन सा है? तो I4 और I5। तो आने वाला करंट तो हुआ I1 प्लस I2 प्लस I3, टोटल करंट आया I1 प्लस I2 प्लस I3, और गया कितना, I4 और I5। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ I4 प्लस I5? आने वाला जो धारा है वो जाने वाली धाराओं के बराबर हो गई, हाँ है ना। अब इसको इधर को ले होगे तो आप कैसे लिख सकते हो इसको? आप लिख सकते हो I1 प्लस I2 प्लस I3, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस
I4 प्लस I5। देखो असल में ऐसा भाई ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 में हो जाएगा। अब तुम एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये है साधारण जोड़, लेकिन मैं कहूं कि 1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 7, अब यहाँ प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है। यहाँ पर आप अंकगणित, साधारण अंकगणित का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर आप बीजगणित का यूज करेंगे, जिससे आप क्या कर सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों के साथ डील कर सकते हो। तो आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर आप साधारण जोड़ से जोड़ोगे? नहीं, आप यहाँ पर बीजगणित का यूज करो, क्योंकि यहाँ प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है। तो साधारण जोड़ का निशान होता है ये होता है साधारण सम, और बीजगणित ये सम का निशान होता है ये। तो बताओ प्लस लगाऊं या सिग्मा लगाऊं? तो आप कहोगे सिग्मा लगाओ। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं सिग्मा i बराबर 0? और देखना ये तो लिख रखा है मैंने। तो अब बात करते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम की। तो लिख के कैसे आओगे? किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। और ये चित्र बनाकर यहां तक आप इसको लिख के आएंगे। ठीक है, अब नोट याद रखना बहुत अच्छी तरीके से। किरचॉफ का प्रथम नियम, या जिसको हम क्या कहते हैं, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम, ये बहुत बार पूछा जाता है। प्रथम नियम, नियम आवेश संरक्षण के नियम पर, आवेश संरक्षण, संरक्षण के नियम पर आधारित है, आधारित है। देखो क्यों कह रहा हूं मैं आवेश संरक्षण के नियम पर, यह बात ध्यान रखना, क्योंकि जितनी धारा आ रही है उतनी धारा जा रही है। धारा किसके साथ रिलेट करती है? आवेश से, क्योंकि धारा बनती किससे? आवेश से। तो इसका मतलब जितने आवेश आ रहा है उतना जा रहा है, आने वाला आवेश जाने वाले आवेश के बराबर है। तो इसका मतलब आवेश क्या है? कहीं और तो वेस्ट हुआ नहीं, जितना है उतना चला गया, तो आवेश क्या आ रहा? संरक्षित। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? तो याद रखना आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, अब देखो दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ में, ऐसे लिख के आएंगे, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पाश, पाश का मतलब तो लूप, घेरा के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में लगे वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब आप ये भी आप समझना थोड़ा सा। ठीक है, बड़ा आसान है। देखो जैसे कि कहा जाए एक बल्ब यहाँ लग रहा है, ठीक है, एक लग रहा है यहाँ पे, है ना, एक बल्ब यहाँ बैटरी लगी हुई है, एक बल्ब यहाँ लग रहा है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि मान लो इसके पास जो भी ऊर्जा थी, जो भी इसके पास वोल्टेज थे, कुछ इसने लिए होंगे, कुछ इसने लिए होंगे, कुछ इसने लिए होंगे। भाई ये बैटरी है, इसका काम ऊर्जा देने का है, तो जो भी इसके पास ऊर्जा थी वो सारी की सारी ऊर्जा ये बांट देगा ना। आप देखो कुछ टाइम बाद ये बैटरी डाउन हो जाएगी। अब अगर ये बैटरी डाउन हो जाती है तो फिर आपसे पूछा जाए कि बताओ ऊर्जा कहाँ गई, तो आप क्या कहोगे? भाई ऊर्जा जाती कहाँ? ये बल्ब जले, इनमें चली गई। ठीक है ना। अब ऐसे ही अगर आप देखो इस परिपथ की बात करते हैं, यही है किरचॉफ का द्वितीय नियम। ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि इसके सिरों पर इसमें कितनी ऊर्जा गई, तो आपको पता है V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो इसमें कितनी गई, तो आप कहोगे सर IR1। इसमें कितनी गई? IR2 है। इसमें कितनी गई? IR3। ओम का नियम तो पढ़ा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो E है वो किसके बराबर होगा? सर IR1 के, या IR2 के, हैं, या IR3 के। आप 2 सेल भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं। अब आप बताओ मुझे, क्या मैं इसको ये नहीं कह सकता? क्या कह सकता है? नहीं कह सकता हूँ, जोड़ ही तो रहे ना हम इसको। तो अब आप मुझे बताओ, जैसे यहाँ पर एक सिंगल वैद्युत वाहक बल था और बैटरी लगी होती, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता? क्या? तो सिंपल सी बात है, इसका जो ऊर्जा थी ये कहाँ बटेगी? जितना भी इस घेरे में आप ऊर्जा लेने वाले बैठे हैं उन सब में ऊर्जा जाने वाली है, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी। तो यही कहा इसने कि जितनी भी ऊर्जा किसी भी स्रोत में होती है वो पूरे परिपथ में बांट देता है। ठीक है, जितनी, तो यहाँ पर देखो फिर से लिख के कैसे आएंगे, किसी परिपथ में बहने वाली या किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न घंटों में बहने वाली धाराओं का, देखो धारा ये आ गई, धारा। अच्छा स्टेप बाय स्टेप याद रखना इसको। ये क्या है बताओ? ये क्या है? धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल है, गुणा ही तो हो रही ना। और ये क्या है? उनका बीजगणितीय योग। तो क्या पढ़ेंगे? धाराओं तथा प्रतिरोधों का, संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। एक तरफ की हिस्सा खत्म हुआ, उस परिपथ में अब ये क्या है? यह है वैद्युत वाहक बल, और इसे क्या कहेंगे? वैद्युत वाहक बलों का योग। तो किसी, देखो क्या आधा पहले याद करेंगे फिर आधा दूसरा। तो किसी, ये क्या है? किसी परिपथ में बहने वाली, विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग। ये क्या है?
उस परिपथ में लगे सभी वैद्युत वाहक बलों, वैद्युत वाहक बल को इसे शो करते हैं, वैद्युत वाहक बलों के बीजगणित योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि जितनी ऊर्जा थी वो चली गई। तो याद रखना ये बात बहुत काम की है। KVL यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ या द्वितीय नियम भी कह सकते हैं आप इसको, है ना, द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाला क्या था, आवेश संरक्षण पे, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर क्या है, आधारित है। ठीक है जी, आधारित है। यहां तक कोई डाउट है? ये दोनों के दोनों आपके नियम हो गए। देखो आंतरिक प्रतिरोध की बात करते हैं। किसी सेल का वह गुण, इससे पहले ना हमें प्रतिरोध समझना चाहिए। प्रतिरोध का मतलब तो सबको पता है, रुकावट। अब प्रतिरोध हमने अब तक पढ़ा है बाहर का, लेकिन हमें एक चीज पता है कि जहां जहां धारा बहेगी, जैसे वो है ना, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, वैसे ही तो धारा और प्रतिरोध का ये रिश्ता है। जहां जहां धारा बहेगी वहां वहां उसका विरोध होने वाला है। अब हम सोचते हैं कि धारा केवल बाहर ही बहती है। सोचो परिपथ पूरा कब होगा, जब धारा यहां से चलेगी और ऐसे चल के ऐसे आएगी, तो धारा को सेल के अंदर से भी तो गुजरना पड़ेगा ना। तो जहां जहां धारा बह रही है वहां उसका विरोध होगा। तो अगर बाहर बह रही है तो बाह्य प्रतिरोध हुआ, लेकिन सेल के अंदर चूंकि धारा बह रही है तो सेल खुद भी उसका विरोध करती है, और सेल का वह गुण जिसके कारण ये अपने अंदर बहने वाली वैद्युत धारा का विरोध करती है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम किससे शो करते हैं? देखो बाहर के प्रतिरोध को हम किससे शो करते हैं? कैपिटल आर से, लेकिन इसको हम क्या करेंगे? स्मॉल आर से शो करेंगे। मात्रा किसका भी वही होगा, ओम। ठीक है, अच्छा तो मैं कुछ आगे की चीजें बताता हूं। जैसे सेल के आंतरिक, 2 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कुछ कारकों पर निर्भर करता है। कई बार 2 नंबर में ये सवाल पूछ लिया जाता है आपसे। तो देखिए, यह सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो ये 2 प्लेटें हैं, आपको पता है कि आवेश जो है वो इस विलयन के अंदर कैसे जाएगा? आवेश जो है आयनों के द्वारा जाएगा, है ना। आपको पता है कि जो आयन्स होते हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं। अब सोचो, अपने आप ही बताओ, अगर यहाँ से यहाँ जाना आपको पड़े इतनी सी दूर, और यहाँ जाना पड़े, तो बताओ कहाँ ऊर्जा आपकी ज़्यादा खर्च होने वाली है? क्योंकि ज़्यादा दूरी होगी तो इसका मतलब रास्ते में जो आयन्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा अगर आयन्स होंगे तो आप सोचो कि उनके बीच में टक्कर क्या होगी? ज़्यादा होगी। वो एक दूसरे का रुकावट ज़्यादा करेगी। आपको 100 मीटर भगाना पड़ जाए और 1 किलोमीटर भगाना पड़ जाए, दोनों में फ़र्क आएगा। तो दोनों में ये फ़र्क आएगा कि आप जब 1 किलोमीटर दौड़ेंगे तो आपकी गति ना चाहते हुए भी कम हो जाएगी पहले के मुकाबले। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ हमने देखा कि एक सेल है, 2 इलेक्ट्रोड जितना दूर होंगे उतना ज़्यादा रुकावट होगी आयनों के चलने में, या प्रतिरोध क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। घोल में डूबे प्लेट, दूसरा है घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो आपने देखा भी होगा कि भाई अगर ये इलेक्ट्रोड इतना सा डूब रहा है, सोचो, और ये इलेक्ट्रोड जो है ज़्यादा डूब रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? दोनों में डिफरेंस ये आएगा कि जब ज़्यादा डूबेगा तो ज़्यादा आयन छोड़ेगा ये, है ना। सोच के देखो पहले के मुकाबले, क्योंकि आयन तभी तो वहीं तक तो छोड़ सकता है जहाँ तक ये विलयन में डूबा हुआ है। तो जितने ज़्यादा आयन छोड़ेगा, आवेश छोड़ेगा, उतना ज़्यादा धारा होगी या उतना कम क्या होगा? प्रतिरोध होगा। तो घोल में डूबे क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ज़्यादा क्षेत्रफल डूबा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा, और कम क्षेत्रफल होगा डूबे होगा तो ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा आपके घर में जो बैटरा होता है उसमें कहा जाता है कि टाइम टू टाइम पानी डालते रहो। क्यों कहा जाता है? ताकि ये जो इलेक्ट्रोड है ज़्यादा डूबा रहे। जितना ज़्यादा डूबा रहेगा उतना आराम से आपकी जो बैटरी है वो काम करेगी। तीसरा है वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है। देखो क्यों बढ़ता है? जितना ज़्यादा पतला विलयन होगा है उतना ज़्यादा आसान है आयनों को चलना, है ना। लेकिन जितना गाढ़ा विलयन होगा, जितना सांद्र विलयन होगा, उतना मुश्किल होगा आयनों को सफ़र करना, चलना। ठीक है, तो जितना मुश्किल होगा उतनी ज़्यादा ही टक्करें लगाएंगे एक दूसरे पर। जितनी ज़्यादा टक्कर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा रुकावट डालेंगे एक दूसरे पर, और इसीलिए प्रतिरोध भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। वैद्युत अपघट्य एवं प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। बिल्कुल करता है। जितना अच्छा मटेरियल आप लोगे, जितना अच्छा चालक पदार्थ आप लोगे, उतना ज़्यादा आसान होगा आयनों को चलना। ठीक है ना। जितना घटिया पदार्थ लोगे उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, इसलिए अच्छे पदार्थ से बनी सेल ज़्यादा चलती हैं और ख़राब पदार्थ वाली लोकल होती हैं, कम चलती है।
देखो सेल का सेल का वैद्युत वाहक बल क्या हुआ। डेफिनेशन पर अगर जाएं तो एकांक वैद्युत आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा उस सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाती है। पर इसको समझना आपको पड़ेगा। देखो, आपसे कहा जा रहा है कि एक सेल है, राइट। इस सेल को का काम क्या है भाई, ये पूरा परिपथ है। जैसे आपके फादर हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है पूरे परिवार को चलाने की। ऐसे इस सेल के पास भी क्या होती है, एक जिम्मेदारी होती है इस पूरे पथ में आवेश प्रवाहित करने की। अब तुम सुनो, यहाँ से आवेश को आपने मान लीजिए चलाया, तो चलाकर आप पूरे परिपथ में लेके फिर से वापस यहाँ पे आए, यानी कि एक साइकिल पूरा किया, 2 किया, 3 किया, जो भी किए, तो सेल जितना भी काम करेगी, खुद सोच के देखो। मान लो यहाँ पर एक मंदिर है, ठीक है ना। इस मंदिर पर आपने क्या किया, जैसे ये मंदिर है, राइट, ऐसे, ठीक है। इस मंदिर पर बेटा आपने क्या किया, यहाँ से सीढ़ियाँ ऐसे, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि भाई एक काम करो, इस मंदिर की जो पैड़ियाँ हैं उनकी सफाई करनी है या यहाँ तक पानी पहुँचाना है। तो आपको कहा जाए कि ये बाल्टी है, इस बाल्टी को आप लेकर यहाँ तक जाइए। तो जब इस बाल्टी को लेकर आप यहाँ तक जाओगे, तो अब आप सोच के देखो कि एक स्टेप चढ़ोगे, 2 चढ़ोगे, 3 चढ़ोगे, 5, 4 चढ़ोगे। तो आप जब ऐसे स्टेप चढ़ोगे, तो आप मुझे बताओ, क्या आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा? क्या आपको काम करना पड़ेगा ना। बाल्टी को यहाँ से वहाँ तक लेके गए, पूरे के पूरे सर्किट में लेके आए। इस बाल्टी का नाम रख रहा हूँ मैं एकांक आवेश। तो अब आप एकांक आवेश को कहाँ लेके जा रहे हो, पूरे परिपथ में। जैसे आपको काम करना पड़ रहा है, वैसे सेल को भी काम करना पड़ता है जब आवेश को वो पूरे परिपथ में घुमाती है। तो किसी एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा वैद्युत वाहक बल कहलाते हैं। याद रखने, इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। कुछ जगह पर इसको हम ऐसे भी करते हैं, लेकिन असली ये है, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको ध्यान रखेंगे, ये होता है सेल का वैद्युत वाहक बल, ठीक है। कुछ नोट मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको याद रखने, ज़्यादा डिटेल में याद नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस होंगे। इनका आइडिया आपको बेसिकली हो जाना चाहिए था, इसीलिए मैं ये करवा दिए। जैसे याद रखना, एक सेल है, ठीक है। चलो नोट क्या, बस समझ ही लो। अब आप यार है, ठीक है। आप सोचो कि ये एक सेल है हमारे पास जिसका वैद्युत वाहक बल ई है, ठीक है। बच्चों, आपसे मैं कहूँ कि यहाँ धारा आई जा रही है, तो भाई एक छोटा सा सवाल है, ये सेल अपने अंदर के प्रतिरोध को भी क्या कर रही है, करा रही है। तो यहाँ आप सोचो कि अब देखो, यहाँ पर आपसे कहा गया कि इसमें और इसमें क्या रिश्ता है, ठीक है। इसका जो टर्मिनल विभवांतर है वो मान लो V है। तो अब आप मुझे बताओ, ये सेल क्या कर रही है, अपनी भी पूर्ति कर रही है और इसकी भी पूर्ति कर रही है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इसके वोल्टेज कहाँ कहाँ गए, तो पहले इस पर खपे, तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। ये चलो छोटा सा एक सवाल है, फिर छोड़ो। भाई कुल धारा कितनी होगी इसमें, अगर आपसे पूछा जाए तो I बराबर क्या होता है, V या E बटे R। R कितना हो जाएगा, एक तो ध्यान दे रहे होंगे आप, ये आंतरिक प्रतिरोध छोटे वाला, तो E अपॉन एक तो छोटा प्रतिरोध एक बड़ा, दोनों श्रेणी क्रम में, तो R प्लस छोटा, ये दिख रहा ना आंतरिक प्रतिरोध। अब इसको इधर ले लो, तो IR प्लस IR इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, E। ये क्या होता है, V। तो E बराबर क्या आ जाएगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, V कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। तो V प्लस IR, एक तो फॉर्मूला ये बनेगा आपका न्यूमेरिकल के लिए, एक फॉर्मूला ये बनेगा आपके लिए न्यूमेरिकल के लिए। दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको तैयार करने हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला और बता देता हूँ आपको, अभी न्यूमेरिकल जब मैं कल कराऊंगा, तो R इजिकल्स टू R E माइनस V अपॉन V। एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना जब न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए कल जब हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक प्रैक्टिस आप कीजिए। इसको जो V है ना, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किसी एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो सेल द्वारा क्या किया जाता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। विद्युत वाहक बल तो पूरे परिपथ के लिए हुआ, और टर्मिनल विभवांतर परिपथ में किसी दो बिंदु के बीच, ठीक है। तो ये आप तैयार कीजिएगा। कुछ फॉर्मूले हैं, इनको देखना, इसके बाद हम करेंगे बात आगे।